कोनिका स्टार्टेड ना। ठीक है सर, चलो। तो सर क्या करेंगे, इनकम टैक्स पढ़ेंगे। अच्छा, इनकम टैक्स से मोस्ट प्रोबेबली আমরা কি পড়ছিলাম 80C टू 80U डिडक्शंस। ओके, चलो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। सर इनकम टैक्स में हम लोग ना क्लास में डिस्कस कर रहे हैं 80C से लेके 80U का एरिया। सर डिस्कशन एरिया मोटा मोटी मैंने कवर कर दिया। मोटा मोटी मैंने अच्छा खासा 2 दिन का क्लास था, इस पे आपको ना A to Z डिडक्शंस के बारे में आइडिया लग गया सर। 80C के तहत क्या होता है, 80 CCC, 80CCD। ओके, बेसिकली क्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद ये डिडक्शंस मिलता है। सिर्फ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, सिर्फ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग है तो बोलेगा सिर्फ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग इन द सेंस नॉर्मली क्या होता है सर, क्लाइंट क्या करते हैं, क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट आपके पास आते हैं अपना इनकम टैक्स डिटेल्स लेके। गुड मॉर्निंग नील, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लाइंट आपके पास आते हैं अपने डिटेल्स लेके इनकम का, और फिर आपको आके ये पूछते हैं सर कि मेरा ये इनकम टैक्स डिटेल्स है, आप मुझे सजेस्ट करो एज ए कंसल्टेंट, आप मुझे सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो एज ए टैक्स प्लानर, ठीक है, एज ए टैक्स प्लानर आपको क्या करना है, एज ए टैक्स प्लानर आपको सजेस्ट करना है, एज ए टैक्स प्लानर आपको सजेस्ट करना है कि कौन सा सेक्शन यूज करने से लीगली आप अपना टैक्स को सेव कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये एग्जैक्टली exactly आपको वही बता रहा है। सर एक सेकेंड होल्ड करो, तो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ पूछ रहे हैं, बता देंगे। कल एग्जाम देने से पहले व्हाट्सएप में आशीर्वाद देना हो, व्हाट्सएप में ही स्टूडेंट भी पूछ लेते हैं सर आशीर्वाद दो, टीचर भी आशीर्वाद व्हाट्सएप में ही दे रहा है कि आशीर्वाद अच्छा होगा। पहले हम लोग एग्जाम देने से पहले टीचर के घर पे जाते थे, प्रणाम करके फिर एग्जाम देने लगते, फिर एग्जाम खत्म होता है तो टीचर के घर पे आ जाते थे। एक्चुअली आजकल पॉसिबल भी नहीं है। अब देखो जो स्टूडेंट लोग कई लोग अपने होम टाउन से दे रहे हैं, उड़ीसा से, अब थोड़ी ना आएगा मेरे यहाँ पर, ठीक है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। चलो ठीक है। तो पॉइंट सर कि ये आज ना मैं आपको क्वेश्चन आंसर कर, एग्जाम में किस तरह का सवाल हो सकता है, और क्वेश्चन आंसर करने से एक सुविधा क्या होता है सर, कि आपको आइडिया लगता है, क्वेश्चन का रीडिंग करने का पावर आ जाएगा, और सेकेंडली आंसर करने का भी पावर आ जाएगा कि कैसे जवाब देना है। तो चलो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर डील कर रहे हैं, ठीक है। सो 80C से 80U का डिस्कशन ऑन क्वेश्चन, ठीक है, डिस्कशन ऑन क्वेश्चन। सर कौन सा क्वेश्चन होगा, चलो पहले मैं थोड़ा सा लीगल क्वेश्चन करूँ। लीगल क्वेश्चन इन द सेंस क्या बोलेंगे उसको, मैंने मैथ्स नहीं रहेगा इसमें, इसमें ना आपको प्रोविजंस लिख के जवाब देना है, इसलिए इसको ना लीगल या केस स्टडीज क्वेश्चन भी बोला जाता है। आपको नॉलेज होना चाहिए और उसकी बेसिस में एज पर सेक्शन आपको जवाब देना पड़ेगा कि किस केस में क्या करना चाहिए। डिफिकल्ट होते हैं नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन का जवाब। मैथमेटिकल क्वेश्चन कॉम्पेरेटिवली इजी लगता है, बट ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है कि ना, सही तो डिफिकल्ट लगता है सर। भले ही आपको लगेगा कि ये मैथ्स नहीं है, थ्योरेटिकल है, बट ज्यादा माथा खराब करता है। एक एक करके कोशिश करते हैं सर समझ में आ जाए। नील, प्रिया, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, स्क्रीन शेयर आ तो ना, नहीं ऐसे तो। तो आपको क्या बोला है सर,
क्वेश्चन बोलता है कि एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1960। आपको स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है और फिर उसी रिगार्डिंग प्रोविजंस को बताना है। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1960। तो बेसिकली इसमें करना क्या है सर, स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है कि सही है, ट्रू है कि सही है, ये जवाब देना। अच्छा, बचपन की तरह नहीं, ছোটবেলায় কি করতাম, ट्रू होले टी लिखे देता, फॉल्स होले एफ लिखे देता, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपको बाकायदा बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों ट्रू है, तो ट्रू के पीछे का रीजन क्या है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स के पीछे का रीजन क्या है। जब आप ये बता दोगे तो ही जाके आंसर कंप्लीट होगा। सिर्फ ऐसे नहीं, नहीं करेक्ट है, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है, नहीं करेक्ट, नो इनकरेक्ट, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, विद रीजन। रीजन क्योंकि आपको प्रोफेशनल हो सर, कोई बच्चे का खेल थोड़ी चल रहा है। अच्छा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 मिस्टर अमित पेड इंटरेस्ट ऑन लोन अवेल्ड बाय हिम फॉर हिज सन्स हायर एजुकेशन। अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए इसने लोन लिया है, ठीक है। हिज सन इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन ए फार्म। उसका बच्चा ऑलरेडी एक फार्म में एम्प्लॉयड है, माने फार्म माने कंपनी, ठीक है। Mr. Amit will get the education deduction under section 80. Mr. Amit will get the deduction under section 80. ये स्टेटमेंट है, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि क्या उनको डिडक्शन मिलेगा, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है मिस्टर अमित विल गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। स्टेटमेंट। नाउ आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो रिगार्डिंग सेक्शन 80 का आपको डिटेल्स में बताना है। हो जाएगा जब बेटा, तो बोल, हाँ फॉल्स है सर, इसे करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर, फॉल्स नहीं है। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। The deduction under section 80E available to an individual in respect of interest on loan taken for his higher education or for the higher education of his relative। मतलब ओरिजिनल प्रोविजन 80E में हम लोग पढ़ के आए हैं सर, थोड़ी सी की पूरी काज पे लो, बाबा नहीं है सकते নীতি করা কোনো অসুবিধা নেই। বাবা ছেলের জন্য লোন নিয়ে এডুকেশনের জন্য তার ডিডাকশন অ্যাপেল করতে পারে, কোথাও বলা নেই কি ছেলে কাজ পেয়ে গেলে বাবা দেবে। डिडक्शन कंफ्यूज कराর জন্য দিয়েছে कि उसका बच्चा एम्प्लॉयड है, ये बात कंफ्यूज करने के लिए। The deduction under section 80 available to an individual in respect of interest on loan taken for his higher education or for the higher education of his relative. For this purpose, the relative means spouse and children and the individual. ठीक है, spouse and children of the individual. This is the relative का definition, तो आपको पता है, मैंने already पढ़ा है। So therefore, Mr. Amit will get the deduction under section 80E in respect of interest on loan availed by him for his son's higher education. It is immaterial that his son is already employed in a firm. Immaterial है, उसका बच्चा फार्म में काम करता है, जॉब मिल गया है कंपनी में, फार्म का या कंपनी में या फार्म में उसका ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, ये इमटेरियल। दिस वुड नॉट अफेक्ट द मिस्टर अमित एलिजिबिलिटी फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। सेक्शन 80E में कहीं पर भी ये नहीं बोला कि बच्चे को जॉब मिल जाए तो माने उसके फादर को या उसके रिलेटिव को डिडक्शन अवेलेबल नहीं, ये बात कहीं पर भी नहीं बोला। ओके, बुझा गया लगा था, एक बुझा गया सर। हेलो नील प्रिया बोलो सर। यस सर। ठीक है, हम लोग कुछ दिन पहले ही सर लास्ट क्लास, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे वाला क्लास में या वेडनेसडे वाला क्लास में ये 80 के बारे में पढ़े हैं ना। यहाँ पर कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ठीक है 80 डबल ही किया तो नहीं करता है। Interest on loan taken for higher education. Interest on loan taken from any financial institutions or approved charitable institution. And such loan is taken for pursuing his higher education or higher education of his or her relative.
that is spouse or in children of the individual or the student for whom the individual is the legal guardian. यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी बोला नहीं है कि अगर अपने चिल्ड्रन के लिए ले रहा है और चिल्ड्रन का जॉब मिल जाता है तो हमें इंटरेस्ट डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा कहीं पर भी बोला नहीं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर। ठीक है, कब तक लेना पड़ता है या कब तक अवेलेबल हो सकता है? द रिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इन द इनिशियल असेसमेंट ईयर, दैट इज ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब जिस दिन से आपका इंटरेस्ट पेमेंट चालू होता है। नॉर्मली कोर्स कंप्लीट होने का 1 साल बाद चालू होता है। एंड 7 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट, जब से असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, जब से असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है एंड 7 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट। जिस साल मैंने अगर 2022-23 में चालू होगा तो दिस इज द इनिशियल ईयर, तो 22-23 के बाद अपकमिंग 7 years, ठीक है, और अंटिल द इंटरेस्ट इज पेड बाय फुल बाय द एसएससी ईच एवरी साल, या तो 7 साल या तो अगर उससे पहले हो जाए तो उससे पहले, जब तक पूरा इंटरेस्ट पे नहीं हो जाता तब तक आपको अवेलेबल होगा। 7 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट ईयर और अंटिल द इंटरेस्ट इज पेड फुल बाय द एसएससी ईच एवरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं। जो क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं उसका पार्ट तो ये था नहीं सर, बट एक बार मैंने वापस रिकॉल कर, क्योंकि आप लोग तो पढ़ते नहीं हो सर, तो मुझे ही पढ़ना पड़ता है, इसलिए बोलता हूँ सर पढ़ा करो पढ़ा करो, पढ़ोगे तो ही याद रहेगा ना, वो दिन कब आएगा? मैं नहीं, सारा जवाब आप ही लोग दो सर, वो दिन दूर नहीं। ठीक है सर, देखते हैं वो दिन कब आता है, किस्मत में रहेगा तो मुझे भी सुनने को मिलेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, चलो बताना सर। Subscription to notified bond of NABARD. Subscription to notified bond of NABARD would qualify for deduction under section 80C. Correct. बाकी लोगों को क्या लगता है? नील, प्रिया, बोलो सर। क्या नाबार्ड का बॉन्ड अगर कोई परचेस करता है तो उसका जो सब्सक्रिप्शन है उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है या जो भी है, क्या ये क्वालिफाई करता है डिडक्शन के लिए 80C में? हाँ सर, नाबार्ड कौन है? नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या करता है? दिस इज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गवर्नमेंट लेवल में काम करता है। इनके पास पैसा होता है, विलेज एरिया में अगर किसी को बिजनेस करना है या विलेज लेवल इंडस्ट्री किसी को डेवलप करना है तो नाबार्ड के थ्रू से लोन मिलता है। जैसे मानो कि आपको दूध का फैक्ट्री बनाना है, मिल्क फैक्ट्री, वाटर फैक्ट्री, वाटर के लिए उतना नहीं मिलता बट दूध के लिए, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इस तरह का कोई भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ भी चीजें हैं, इंडस्ट्री भी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, नाबार्ड की तरफ से लोन दिया जाता है। तो नाबार्ड क्या करता है, कभी कभी जब उनको फंड का जरूरत होता है, जब उनको फंड का जरूरत होता है तो नाबार्ड मार्केट से पैसा रेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं नाबार्ड बॉन्ड। ओके, बॉन्ड का मतलब होता है, बंगाली में बोलते हैं ऋण पत्र, यानी वो आपसे लोन लेगा और बदले में आपको इंटरेस्ट पे करेगा। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर कोई नाबार्ड का सब्सक्रिप्शन परचेस करता है, क्या 80C के तहत उन्हें डिडक्शन मिलेगा? अगेन स्टेटमेंट इज करेक्ट सर। ठीक है सर, कौन सा सेक्शन में नाबार्ड के इस पॉइंट के बारे में बोला गया है? सेक्शन 80C सबसेक्शन 2। ठीक है, subscription to such bond issued by NABARD as per central government may notify in the official gazette would qualify for deduction under section 80C। ऐसे तो सर 80C में मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है? 1,50,000। तो अगर आप नाबार्ड के बॉन्ड के ऊपर भी डिडक्शन अवेल करना चाहोगे, मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलेगा, मैंने सब मिला जुला के होता है ना। तो अगर कोई मानो LIC प्रीमियम के ही 1.5 लाख ले लेगा तो फिर और इधर नहीं ले पाएगा, लेकिन 80C नाबार्ड बॉन्ड के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अगर आप नाबार्ड बॉन्ड सब्सक्रिप्शन करते हो और एज ए टैक्स प्लानर, मैंने सॉरी एज ए कंसल्टेंट के पास जब आप जाते हो एज ए टैक्स पेयर, तो आप अगर नाबार्ड के बॉन्ड सब्सक्रिप्शन किए हो तो आप अपने कंसल्टेंट को बोलो कि मेरे पास नाबार्ड का सब्सक्रिप्शन है, तो उसके तहत वो आपको डिडक्शन दे सकता है। ठीक जैसे जब आप LIC प्रीमियम भरते हो
LIC प्रीमियम अगर आप भरते हो तो उसका पेमेंट करने का एक चालान होता है, रिसिप्ट होता है, वो रिसिप्ट अपने पास रखना पड़ता है। तो जब आप इनकम टैक्स में दोगे ना रिटर्न फाइल के लिए, तो आपको वो पर्टिकुलर रिसिप्ट शो करना पड़ता है, उसका एक नंबर होता है, वो नंबर दिखाना पड़ता है, जिसके ऊपर बेस करके इनकम टैक्स उसको वेरीफाई करता है। ऐसा नहीं कि मेरा है तो फिर प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मेरा तो LIC प्रीमियम चलता है तो मैं दे दिया, नहीं। मानो आप लोन में डिडक्शन पाना चाहते हो, तो लोन का भी एक नंबर होता है, लोन सैंक्शन नंबर। वो लोन सैंक्शन नंबर आपको शो करना पड़ता है, उसके तहत बैंक उसका एडजस्टमेंट करने के, सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई कर सकता है कि अच्छा हाँ इसका होम लोन चल रहा है, इसका इतना इंटरेस्ट है, तो आपको मिलेगा। हर चीज का प्रूफ रखना पड़ता है, प्रूफ नहीं शो करोगे तो डिपार्टमेंट कभी भी आपको उसका बेनिफिट नहीं देगा। ओके, नील, ऋषभ, बोलो सर, प्रिया, यस सर। क्लियर ना? ओके सर। सर ये हो गया, दो क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया। सर चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सर इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, in order to eligible to claim deduction under 80C, investment or contribution or subscription etc, investment or contribution or subscription etc in eligible or approved note should be made from out of income chargeable to tax. In order to eligible to claim deduction under section 80C, कहता है कि अगर किसी को 80C के तहत डिडक्शन अवेल करना है, ठीक है, अगर किसी को 80C के तहत डिडक्शन अवेल करना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कंट्रीब्यूशन हो, चाहे सब्सक्रिप्शन हो, इज इन एलिजिबल और अप्रूव्ड शुड बी मेड फ्रॉम आउट ऑफ इनकम चार्जेबल, माने उसे उसी इनकम के थ्रू से करना पड़ेगा जो इनकम टैक्स में चार्जेबल है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज सर, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज इतना बताओ कि ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो क्यों, अगर ट्रू है तो क्यों? अगर ट्रू है तो क्यों, अगर फॉल्स है तो क्यों? नहीं, इनकम जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, क्या मैं वहीं से सब्सक्रिप्शन करूं, या फिर जहां से, मैंने ऐसा कोई भी इनकम जो मे भी चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, ठीक है, मैं वहां से भी सब्सक्रिप्शन या इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो क्या हमेशा चार्जेबल टू टैक्स वाला इनकम से ही करना पड़ेगा? से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पर नाबार्ड का बॉन्ड लेना है, दैट इज सब्सक्रिप्शन, या फिर आपको कहीं पर कंट्रीब्यूट करना है, या फिर किसी जगह में इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या ऑलवेज अप्रूव मोड से ही करना पड़ेगा, या फिर चार्जेबल टू टैक्स, जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, ठीक है, कि भाई ये इनकम चार्जेबल है, ठीक है, क्या वैसा ही इनकम से आपको सब्सक्रिप्शन करना होगा, या फिर ऐसा कोई स्टिपुलेशन नहीं? क्या लग रहा है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट, मैंने ठीक नहीं लग रहा है सर, दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वेरी गुड सर, very good colleague. The statement is not correct, sir. There is no stipulation under 80C that the investment, subscription, etc. should be made from out of the income chargeable to tax. जिस इनकम चार्जेबल टू टैक्स में सिर्फ उसी इनकम से आप सब्सक्रिप्शन करो, कोई एग्जेम्प्टेड इनकम से भी, कोई एग्जेम्प्टेड इनकम से भी आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई भी स्टिपुलेशन या कोई भी लीगल प्रोविजंस नहीं है, आप कर सकते हो। द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, हो जाए अच्छे तो। Sir, fourth question. Sir, where an individual repay a sum of rupees 30,000 towards principal. Principal माने, अरे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल होता है ना, उस प्रिंसिपल के बारे में बोल रहे हैं। इंटरेस्ट प्रिंसिपल का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बोल, कहते हैं कि where individual repays a sum of rupees 30,000 towards principal and 14,000 as interest. 30,000 towards principal and 14,000 as interest in respect of loan taken from a bank for pursuing under such studies, eligible higher studies. The deduction allowable under section 80E is 44,000.
माने आप लोन प्रीपे कर रहे हो 30,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल एंड 40,000 एज इंटरेस्ट। आपका टोटल देखो लोन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के होता है। ठीक है, जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक का मानो लोन का अमाउंट है 30,000 का, लेकिन बैंक को आप इंटरेस्ट दे रहे हो 14,000, तो कुल मिला के आपका लोन अमाउंट इज 30,000, इंटरेस्ट अमाउंट इज 15,000। नाउ क्वेश्चन इज दैट फॉर परसुइंग एलिजिबल हायर स्टडीज, तो आप हायर स्टडीज के लिए इतना मार्केट से लोन लिए थे बैंक से। नाउ डिडक्शन अगर 80E में अप्लाई करना है तो 44,000 का मिलेगा। नील, बॉल, रिया, दीपायन, ऋषभ, एनीवन, बोलो सर। 30,000 টাকা ডিডাকশন পাবো না 44,000 টাকা ডিডাকশন পাবো না 14,000 টাকা ডিডাকশন পাবো? 30,000 ডিডাকশন, 14,000 ডিডাকশন নাকি 44,000 ডিডাকশন, কত পাবো? 80E কি বলে? কত ডিডাকশন পাবো রে? अगेन इट्स अ प्रोविजनल मैटर। अभी 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 आपको मैं 80 पढ़ा है सर, ये इंटरेस्ट के ऊपर लगता है ना, तो फिर प्रिंसिपल के बारे में क्यों सोच रहे हो? ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट डिडक्शन होता है, प्रिंसिपल नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 44,000 डिडक्शन नहीं मिलेगा। The deduction under section 80E is in respect of interest paid on education loan. प्रिंसिपल पेमेंट करने के लिए आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ 80cc रे ऊपर प्रिंसिपल है आज 80E ते नहीं, ठीक है सर। and the reduction will be limited to 14,000, reduction will be limited to 14,000 हो जाएगा सर। हाँ বাকিদের কেউ জিজ্ঞেস করছে যারা অনলাইনে আছে, बोलो सर हो जाएगा सर। नील, ऋषभ, प्रिया, बोलो सर कुछ Yes, तो sir. कहो। ओके सर, समझ में आ रहा है ना सर? पूरा खेल जो है वही प्रोविजंस के बारे में है, जो मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ के सुनाया था। आप लोगों को भी घर पे बोला था कि थोड़ा पढ़ा करो सर, प्रोविजंस नहीं पढ़ोगे तो जवाब नहीं दे पाओगे। मेहनत करने से मिलता है सर, फल मिलता है, बहुत मेहनत करते हैं। जैसे कल कल का मैच देखा आपने वर्ल्ड कप का? हाँ लास्ट देखा, ग्लेन मैक्सवेल। हाँ सर, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। जिसने नहीं देखा, ओहो, मैंने इस तरह से भी इंसान कुछ कर सकता है, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। एक पैर उसका कंप्लीटली ऑफ हो गया था उसका, और एक पैर ऑफ हो गया है तो दूसरे पैर को हिला नहीं सकता क्योंकि इतना पेन हो रहा है। अंपायर जाके उसको हक कर रहे कि भाई तू जा छोड़। हाँ वो बोले नहीं मैं खेलूंगा। 91 है, 91 फॉर 7 विकेट्स ऑलरेडी गॉन। वहां से 291 कवर किया, वो भी एक पैर एक टांग में। रन तो नहीं लिया, सिर्फ छक्का और 4 नॉट। अनबिलीवेबल, मैंने इंसान क्या कर सकता है, जस्ट इमेजिन। कल मैं लास्ट में वही चीज देख रहा था और मैं पागल हो रहा था मेंटली। इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जो कल ग्लेन मैक्सवेल ने करके दिखाया वो इम्पॉसिबल टास्क। जो लोग क्रिकेट देखा है उनको पता होगा सर, थिंकर किया है सर। देखिए जिस तरह का डील, तरह देखिए क्रिकेट देखिए, वर्ल्ड कप चलছে ইন্ডিয়াতে, কোনিকা দেখেছে, কোনিকা বলেছে, ঋষভ দেখেছিস, নীল, প্রিয়া, আর কেউ দেখেনি? दीपायन, रमन से क्रिकेट लवन। चलो कोई बात नहीं सर, लविंग দেখেছি লাস্টের দিকে। দেখেছিস चलो वेरी गुड। হ্যাঁ মারাত্মক করেছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ম্যাক্সওয়েলের 50 হয়ে যাওয়ার পর থেকে দেখি। ম্যাক্সওয়েল প্রথমত 100 করলো, 100 পর্যন্ত তো কোনো প্রবলেম ছিল না। 100 তার মধ্যে দুটো ক্যাচ মিস হয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু 100 পর থেকেও যেটা করলো সেটা কোনো ডিকশনারিতে লেখা নেই। প্রথমবার হলো এরকম ঘটনা, এর আগে কখনো কেউ করেনি। মানে এরকম চোট নিয়ে সেঞ্চুরি কেউ করে না। খেলেছে, টেস্ট খেলেছে, মানে ম্যাচ বাঁচিয়েছে,
এবার আমাদের একটা প্লেয়ার আছে হনুমা বিহারি বলে, ইন্ডিয়ান প্লেয়ার, টেস্ট প্লেয়ার, ইংল্যান্ডে টেস্ট ম্যাচ সেভ করেছে, চোট নেই, মানে পা চলছে না, শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাট সেভ করে টেস্ট ম্যাচ বাঁচিয়েছে। কিন্তু এরকম যে জিতেছে, মানে এরকম উইনিং কনসেপ্ট, আর এইভাবে মানে আফগানিস্তানের বোলাররা এত ভালো বোলিং করেও একটা চোটিল ব্যাটসম্যানকে আউট করতে পারলো না, মানে চোট পাওয়া ব্যাটসম্যান যার পা নড়ছে না তাকে আউট করতে পারলো না। কারণ আফগানিস্তান এটাই ভাবছে সারাদিন ধরে কি কি হলো এটা আমাদের সাথে। মানে একটা ব্যাটসম্যানের চোট লেগেছে, তাকে আউট করতে পারছে না। যেখানেই বল দিচ্ছে সেখান থেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু মানে স্ট্রেংথে মেরে যাচ্ছে। আফগানিস্তান লাস্টে নার্ভাস হয়ে গেল, মানে সবাই, ক্যাপ্টেন নার্ভাস, বোলার নার্ভাস, খালি চেষ্টা করলো তাও কিছু নেই। ओके चलो, नहीं सीरियसली कल एक बहुत बड़ा आनंद हुआ है इसलिए याद है। मिसेस शीला, वीडियो ऑफ मिस्टर सतीश। शीला शीला जी जो है वो सतीश जी का वीडियो, ठीक है। सतीश जी XYZ लिमिटेड में एम्प्लॉय था, काम करता था। रिसीव्ड 7 लाख ऑन 1 मई 2022, 7 लाख 1 मई 2022 में उन्होंने रिसीव किया। Being amount standing to the credit of Mr. Satish in his NPS act। NPS माने नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट में सतीश जी का 7 लाख अमाउंट का क्रेडिट पड़ा हुआ है, इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 80 CCD टू मिस्टर सतीश इन द अर्लियर प्रीवियस ईयर। एंड इसके तहत ऑलरेडी उनको लास्ट ईयर में डिडक्शन अवेलेबल हुआ, अलाउ किया गया। सच अमाउंट रिसीव्ड बाय हर एज ए नॉमिनी, नॉमिनी के तौर पे जब शीला जी को ये अमाउंट मिल रहा है ऑन क्लोजर ऑफ द अकाउंट is deemed to be her income for assessment year 22-23-24। बात समझ में? सिंपल बात है सर। सतीश जी गवर्नमेंट सॉरी XYZ लिमिटेड में काम करते थे, उनका एक पेंशन स्कीम का अकाउंट था, जिस पेंशन स्कीम के अकाउंट में अभी भी 7 लाख अमाउंट पड़ा हुआ है, और ये 7 लाख का अमाउंट सतीश जी के नाम पे पड़ा हुआ था, और सतीश जी का नॉमिनी उनके वीडियो वाइफ शीला जी है। सतीश जी तो चले गए, शीला जी उस पर्टिकुलर पैसा उनके नाम पे ऑब्वियसली बनेगा, तो उनको क्या है मिला। और इस पर्टिकुलर 7 लाख के ऊपर प्रीवियस ईयर में सतीश जी को ऑलरेडी डिडक्शन अलाउ किया कर दिया गया। नाउ सच अमाउंट रिसीव्ड बाय मिसेस शीला एज हर नॉमिनी और क्लोजर ऑफ द अकाउंट इज डीम्ड टू बी हर इनकम। 23-24 ईयर में ये उनका इनकम माना जाएगा, ये स्टेटमेंट दे रहा है। Now the question is that क्या हम इसे इनकम मानेंगे शीला जी का? हाँ सर, क्या ये शीला जी का इनकम मानेंगे? ये स्टेटमेंट करेक्ट है? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? करेक्ट? हाँ सर। प्रिया को भी लग रहा है करेक्ट, भूमिका को भी लग रहा है करेक्ट। ये शीला जी का इनकम। लेकिन सर इसके लिए ना आपको सेक्शन 80 CCD समझना पड़ेगा एक बार वापस से, ठीक है। तो चलो देखते हैं 80 CCD क्या कहते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नॉट करेक्ट है? द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बता रहा है। क्यों? द प्रोविजन टू सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 3 provides that the amount received by the nominee on closure of NPS account on the date of the assessee shall not be deemed to be the income of the nominee। चलिए सतीश जी का ही इनकम, ये इनकम सतीश जी का ही इनकम है, सतीश जी का ही तो पेंशन अकाउंट में पैसा जाओ। अच्छा, इसके तहत जो भी उनको डिडक्शन अवेलेबल होना था वो लास्ट ईयर उनका अवेलेबल हो चुका था, तो अभी वीडियो को माने उनके वाइफ को मिसेस शीला जी को जो मिल रहा है वो तो सतीश जी का ही पैसा मिल रहा है। तो ये अलग से शीला जी के नाम पे इनकम क्यों होगा? जो ऑलरेडी सतीश जी का इनकम हो चुका है, जिसके ऊपर ऑलरेडी जो भी टैक्स प्रोविजन से अलाउड कर दिया गया है, तो शीला जी के हाथ में फिर से क्यों उसे इनकम मानेंगे?
कोई मतलब नहीं होता है सर। हस्बैंड का इनकम जिसका ऑलरेडी टैक्स प्रोविजंस कंप्लीटेड है उसके वाइफ को दिया जा रहा है और अकाउंट को क्लोज किया जा रहा है, तो फिर से क्यों उसको इनकम माने, ये तो गलत हो जाएगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा, एक ही इनकम पे दो दो बार टैक्स क्यों, मतलब नहीं है ना। तो एकदम लॉजिक बता रहे हैं सेक्शन 80 डी सबसेक्शन 3 के तहत, if this amount is not taxable in the hands of nominee in the event of death of the assessee, ठीक है, जिसे कभी भी डीम्ड इनकम नहीं माना जाएगा। The statement is not correct. The statement is not correct. प्लीज सर अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ने से समझ में आएगा, बिना पढ़े समझ नहीं आएगा सर, तुक्काबाजी नहीं है, प्योर लॉजिक एंड रूल्स, रूल के मुताबिक लॉजिक काम करेगा, बिना रूल का लॉजिक नहीं है ये। ओके चलो, ये हुआ 5वां क्वेश्चन। सर छठा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन, चलो देखते हैं। मिस्टर विशाल एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, contributed 50,000 towards tier 2 account of NPS, ठीक है, the same would be eligible for deduction under section 80cc। मिस्टर विशाल एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिन्होंने 50,000 एनपीएस के टीयर 2 में कंट्रीब्यूट किया, क्या वो डिडक्शन अवेलेबल होगा? The same would be eligible for deduction under 80cc। क्या लगता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है टीयर 2 ऑफ एनपीएस, क्या ये डिडक्शंस 80cc के तहत मिस्टर विशाल को अवेलेबल हो पाएगा? अनिका, रिया, ऋषभ, नील, विपायन, ट्राई, एनीवन सर, बोलो। यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सर क्यों? क्योंकि सर जब कोई एनपीएस में पैसा रखता है ना, तो टीयर 2 में, एनपीएस के टीयर 2 में जब कोई पैसा रखता है वो 80cc में नहीं, वो 80C में ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, ये देखो ये सब प्रोविजंस में बोला हुआ है। 80C contribution by central government employee to additional account tier 2 account of NPS referred to under section 80cc, referred to under section 80cc के अंदर रेफर किया गया, लेकिन डिडक्शन कहाँ मिल रहा है? 80C, कंफ्यूजन कर दिया ना सर, रेफर किया गया 80cc में, पर डिडक्शन अवेलेबल है 80C। जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एडिशनल अकाउंट या टीयर 2 अकाउंट में नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है तो 80C के तहत उनको डिडक्शन अवेलेबल होता है, वही मैक्सिमम 1.5 लाख का जो लिमिट है उसी के अंदर। तो ये 50,000 भी सेम टू सेम उपाय में डिडक्शन अवेलेबल तो होगा, पर नॉट 80CCC, सॉरी नॉट 80CCD, बल्कि 80C हो जाएगा। चलिए हो जाएगा ना, नहीं सवाल पूछते पारले की पारले। The statement is not correct. Yes, sir. Contribution to tier 2 account of NPS would qualify for deduction under section 80C and not 80CC, ठीक है। फिर ऐसे पढ़ना है ना, এরকম ভাবে পড়তে হবে তবে তো মনে থাকে, তাহলে কি করে মনে থাকবে? আর আগে ভালো করে প্রভিশন পড়তে হবে, শুধু কোশ্চেন আনসার প্র্যাকটিস করলে হবে না, শুধু কোশ্চেন আনসার প্র্যাকটিস করলে কোনোদিন হবে না, ঠিক ভুলের কারণটাই বুঝতে পারবেন। প্রভিশনটা পুরোপুরি থরো স্টাডি করলে তাহলে দেখবি কোশ্চেন ধরতে হবে। আমার क्लासेर बहुत थॉरो स्टडी करते হবে, पूरा कंप्लीट कर लेता है। मेरा क्लास सुनना है, मेरे क्लास सुनने के बाद अपने से भी खुद से एक बार पढ़ना है, और जो भी मेन पॉइंट्स होगा उसको एक बार लिख के रखना है, राइट डाउन करके रखना है, अपनी कॉपी में अपने हिसाब से नोट बनाना है, तो देखोगे कि आपको याद रहे, ऐसे ही बन जाएगा कोई टैक्स कंसल्टेंट। हाँ सर, एमनी नहीं हो जाए,
মানে গাছে উঠবো না পাকা ফলটা খাবো, কি করে খাবো? পাকা ফল সেই খাবে যে গাছে উঠতে পারবে, যে নিচে থাকবে সে পচা ফলটা খাবে, তাই তো रे? हाँ सर, नीचे देखो पाका फल खावा जाए। हाँ सर, बेस्ट बेस्ट तो उसी को मिलेगा। बचपन में कभी गाछ पापड़ी खेले हो? तुम लोग शहर के रहते हो, क्या जानोगे? सिटी के लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग बचपन में गांव में खेला खेलते थे सर। उस खेला का नाम है गाछ पापड़ी। तो गाछ पापड़ी में क्या होता है, नाम था पापड़ी क्यों बोला आई डोंट नो सर। तो गाछ पापड़ी में आंचलिक नाम है, हो सकता है किसी दूसरी जगह में कोई दूसरा नाम होगा, सर लोकल है। तो गाछ पापड़ी में क्या होगा, किसी फॉर एग्जाम्पल 4-5 फ्रेंड या 10 फ्रेंड हम लोग एक साथ में हैं, तो और आसपास में कोई गार्डन टाइप का होगा। गार्डन माने फूलों का गार्डन नहीं सर, पेड़ का गार्डन, ठीक है। जैसे मानो उसमें मैंगो का पेड़ होगा, या फिर जाम का पेड़ होगा, एनी काइंड ऑफ ट्रीज जिसमें चढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग उस एरिया में काफी जंगल हुआ करता था, आजकल सब वो भी सिटी हो गए ना, टाउन हो गए, वो भी नहीं, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो काफी पेड़ पौधा होता है। तो हम लोग क्या, तो उसमें क्या होता है, जो भी चोर होगा माने एक होता है ना, चोर या मोर ऐसे टाइप। तो जो भी चोर होगा उसको क्या करना है, वो नीचे रहता है और उसका काम है कि पेड़ पे चढ़ के सबको छूना है। यस, और जो बाकी लोग हैं वो नीचे नहीं रह सकते, उसको पेड़ पे ही चढ़ना है। और जो जितना हाई माने पेड़ की जितनी ऊंचाई में जाएगा उसको पकड़ना उतना इम्पॉसिबल टास्क है। सो और मेरा पेड़ में चढ़ने का हालत एकदम खराब था, ठीक है। मैं सबसे इजीएस्ट वे ऑफ ट्री में चढ़ने का जो भी होगा ना, मतलब जो ट्री ट्री मानो एकदम नीचे से सोया हुआ है ऐसा टाइप का, वैसा ट्री ढूंढता था जिसमें मैं इजीली जाता, बस मैं जल्दी पकड़ जाता, क्योंकि मेरे को पकड़ना बड़ा आसान होता है। लेकिन सर मेरा कुछ फ्रेंड होता था, वो लोग ना एकदम से बोले मॉगडर वाले ना, मॉगडर भी मैंने एकदम पेड़ की सबसे ऊंचाई पे पतला सा डाल के भी बैठ जाता था। उसको पकड़ना नामुमकिन है। अब उसमें कभी कभी फ्रूट्स के टाइम पे, मैंगो का टाइम है, वो एकदम मस्त मस्त फ्रूट खाता था, और खाने के बाद उसका जो आटी होता था हम लोग के ऊपर गिराते थे। हम लोग बोलते थे हमें भी दो, एक से दो दे दो। पीछे नहीं ना तुम। मीना वजन ना ना। ठीक है सर, तो अब क्या बोलूं सर, छोड़ो, याद आ गया बचपन वाला बात। पेड़ की ऊंचाई में जो चढ़ेगा उसको पक्का वाला मिलेगा, और हम लोग नीचे बैठे बैठे आटी पी। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो जाएंगे सर, पर प्लीज बोलो समझ में आ रहा है? हेलो, बोलते अच्छे तो नील नील नीलेर आवाज पाচ্ছি না, দীপায়নের आवाज पाচ্ছি না। यस सर। ओके सर। तो ऑफलाइन में क्यों नहीं आ रहे सर? ऑफलाइन क्लास दिए जा रहे हैं तो फिर भी ऑफलाइन में नहीं आ रहे। आ जाओ सर, घर पे आप लोग ऐसे ही पढ़ नहीं रहे हो ठीक ठाक से। Examine the allowability of the following. Rajan has to pay to a hospital. Examine the allowability of the following. Now, allow करे कि ना करे इनकम टैक्स, ये पूछ रहे हैं। Examine the allowability of the following. Rajan has to pay to a hospital for treatment of 62,000 and spend nothing for life insurance or for maintenance of dependent disabled. Rajan has to pay to a hospital for treatment rupees 62,000 and spend nothing for life insurance or for maintenance of dependent disability. Now question is that करना क्या है सर? आपको डिडक्शन कितना मिलेगा ये बताना है। 62,000 उसने हॉस्पिटल में पे किया, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक पैसा नहीं पे किया और डिपेंडेंट डिसेबल के मेंटेनेंस के लिए भी पेमेंट नहीं किया, लेकिन हॉस्पिटल की पेमेंट के लिए 62,000 पे किया। नाउ आपको क्या करना है, आपको बताना है सर इसमें कौन सा सेक्शन लागू होगा और इनको कितना डिडक्शन मैक्सिमम मिल सकता है। 80 80 डी, ठीक से बोलो।
80D होगा कि 80DDD होगा? डिपेंडेंट डिसेबल्ड के बारे में कहाँ बोला गया था? 80DDD डिपेंडेंट डिसेबल्ड सर। तो डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए आप जो भी खर्चा करोगे, ठीक है, कितना मैक्सिमम मिलता है डिडक्शन? 75,000 मैक्सिमम। मैक्सिमम 1,25,000। कल के आज के भूल गए, कल ही तो पढ़े सर। कल मैंने सैटरडे पढ़े थे, सैटरडे इवनिंग को ही पढ़े ना। The deduction of section 75,000 under section 80DD is allowed flat, irrespective of the amount of expenditure incurred or paid by the assessor. Irrespective of the amount, माने पेमेंट किया 62,000 बट उसको डिडक्शन मिलेगा 75,000। If the expenditure is incurred in respect of dependent with severe disability, माने disability का severe disability माने डिसेबल का परसेंटेज अगर मोर देन 80% है ना, मोर देन 80% है, तो 1,25,000 तक डिडक्शन अवेलेबल है। ऐसे तो यहाँ पर बोला नहीं है कि सीवियर है कि नहीं, यहाँ पर बोला है कि 62,000 खर्चा किया है तो उसको डिडक्शन कितना मिलेगा? सर वो खर्चा अगर 60,000 की, अगर 1% भी करता फिर भी 75,000 डिडक्शन। अगर 1 रुपी भी स्पेंड करता तो भी 75,000 का डिडक्शन मिलता डिपेंडेंट डिसेबल्ड के खर्चा के लिए। और क्योंकि यहाँ पर 62,000 किया है तो 62,000 तो मिलेगा ही, उल्टा एक्स्ट्रा 75,000 मिलेगा, 62 की जगह 75 मिलेगा। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी होता तो यही अमाउंट मैक्सिमम 1,25,000 तक रिडक्शन अवेलेबल हो जाता है 80DD के तहत। 80DD के तहत, सॉरी सर DDD नहीं, DD डबल डी, 80 डबल डी, ठीक है। एक हो जाएगा मने पड़े তোমাকে আমার মনে পড়েছে, तुम लोग गाना गा सकते, ठीक है। जब भूल जाओगे और जब याद आ जाएगा तो गाना गाना है सर। তোমাকে আমার মনে পড়েছে, ये पुराना बंगाली गाना है, सुना है तुमने? ये তোমাকে আমার মনে পড়েছে तो वेरी ओल्ड बंगाली सॉन्ग है, ठीक है। आज भी कभी कभी है गांव साइड में, विलेज साइड में लोग शादी ब्याह में लगाते हैं, आषाढ़ श्रावण माने ना तो सर आप क्या क्या सुनते हो? अरे सब सुन लेते हो, जो भी कान में आता है सब सुन लेते। 80DD, ठीक है, यहाँ पर बोला भी सब। ये देखो जो भी पढ़े हैं ना क्लास में मैक्सिमम वहीं से सवाल है। अब टॉपिक पढ़ोगे नहीं तो फिर सवाल का जवाब दोगे कैसे, है ना? बिना पढ़े कैसे होता है सर? कुछ नहीं हो पाता। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या? राजा, राजन से राजा में आ गए। चलो राजा, राजा कहाँ के हैं सर? रेसिडेंट इंडियन है, स्पेंड नथिंग फॉर ट्रीटमेंट इन द प्रीवियस ईयर, ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी खर्चा लास्ट ईयर नहीं किया, डिपॉजिटेड 25,000 विद LIC फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल। क्या होगा सर? कितना क्लेम कर सकते हैं राजा? प्रीवियस ईयर में ट्रीटमेंट के लिए एक पैसा खर्चा नहीं किया, LIC में 25,000 डिपॉजिट किया डिसेबल के मेंटेनेंस के, डिसेबल्ड के मेंटेनेंस के। तो आप मुझे इतना बता दो सर आप लोग कि कौन सा सेक्शन आएगा और क्या डिडक्शन मिलेगा? बोलो, कॉप डिडक्शन का में कितना क्लेम कर सकता है राजा? सॉरी राजा, राजा कितना क्लेम कर सकता है? 25,000 डिपेंडेंट डिसेबल, डिसेबल पर्सन है उनके लिए ही कर सके, 25,000 LIC में जमा किया। कौन सा सेक्शन और क्या डिडक्शन? कौन सा सेक्शन एंड क्या डिडक्शन? दिस इज द क्वेश्चन। सेक्शन क्या है, डिडक्शन क्या है? सेक्शन क्या है एंड डिडक्शन क्या है?
बोलो 80 टीडी वही वाला है सर 75 थैंक यू सर 75,000. हाँ बोल 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 75,000. 75,000 वेरी गुड 80 टीडी एंड 75,000 अगर मैक्सिमम 1,25,000 भी हो सकता है अगर डिसेबिलिटी ज्यादा हो वही चीज यहाँ पे बोला 80 क्या बोलता है वही सेक्शन एनी अमाउंट incurred for the medical treatment including nursing training rehabilitation of a dependent disability and or any amount paid or deposited under the scheme framed in this behalf by the LIC or any other insurer or administrator or specified company and approved by board. Flat deduction 75 in case of severe disability. In case of severe disability, person with 80% or more disability, the flat deduction shall be 1,25,000. क्लास 12 से क्लास 12 से चलो ओके तो 80 डी हो गया सर 80 डी का ये भी 80 डी का था ओके नेक्स्ट तो मिस्टर राजा हो गया राजन हो गया और क्या क्वेश्चन था नेक्स्ट है अच्छा आंसर आपको पढ़ा देते हैं सर The SSC Rajan has deposited 25,000 for maintenance of dependent disabled. The SSC is however eligible to claim 75,000 since the deduction of 75,000 is allowed, irrespective of the amount deposited with the insurer. Irrespective of the amount deposited with the insurer, non LIC. In the case of dependent with severe disability, the deduction allowable is 1,25,000. अगर disability severe होता तो 1,25,000 तक extend कर जाता. Third question, Rajan has incurred 20,000 for treatment. Rajan has incurred 20,000 for treatment and 25,000 was deposited with LIC. Rajan has incurred 20,000 for treatment and 25,000 was deposited with LIC for maintenance of dependent disabled. इसका क्या करें? 20,000 for treatment and 25,000 was deposited with LIC for maintenance of dependent disabled. Same answer होगा? हाँ सर क्या होगा सेम आंसर होगा Same. सेम एक्चुअल में टोटल खर्चा कितना हुआ उसका 45 ट्रीटमेंट के लिए 20 और LIC में 25 कुल मिला के खर्चा हो गया 45 लेकिन रूल क्या कहता है रूल कहता है कि फ्लैट 75,000 मिलेगा तो सेम आंसर ठीक है मैंने बार बार घुमा के बोल रहा है ठीक है बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होगा ठीक है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर डिपार्टमेंट ऑलवेज रेडी रहता है और आप कंफ्यूज होते रहते हैं अगेन सेक्शन क्या है 80 DD allows a deduction of 75,000 irrespective of the actual amount spent on maintenance of a dependent disabled or actual amount deposited with LIC. Therefore, deduction will be 75 even though the total amount incurred or deposited is only 45. If the dependent is a person with severe disability, the quantum is 1,25,000. ठीक है सर लास्ट वाला है पेमेंट ऑफ 50,000 बाय चेक टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय एन इंडियन कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट माने के होएगा कारा इलेक्टोरल ट्रस्ट कारा कारा होएगा इरा कारा हाँ सर बोलो इलेक्टोरल ट्रस्ट माने कौन कोई तो बताओ किसे कहते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट इलेक्ट्रॉन पाउडर फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन मार खंदे सर बोलो प्रिया नील एनीवन ऋषभ ट्राई करो सर इलेक्टोरल ट्रस्ट काके बोलबो
ಆಯ್ನ ಮಾತಾಡಿದೆ ಸರ್ ಇರೋ जरा वोट नया मतलब दिस इलेक्टोरल ट्रस्ट इलेक्शन कमीशन थे क्या समझ रहे हो सर इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे करेंटली कहाँ वोट है अभी 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 इंडिया में वोट कहाँ चल रहे हैं अभी इंडिया में वोट है सर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में वोट है राजस्थान में वोट है मध्य प्रदेश में वोट है लोकसभा नहीं सॉरी विधानसभा इलेक्शन और इंडिया का भी वोट आने वाला है 2024 में इंडिया का वोट मैंने प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाएगा मोदी जी रहेगा कि नहीं रहेगा आंख बंद करके रहेगा कोई चारा ही नहीं अच्छा देखो तो ये देखो सर इलेक्टोरल ट्रस्ट जो होते हैं ना ये बेसिकली एक ट्रस्ट की तरह काम करते हैं इलेक्टोरल मैटर तो बेसिकली ये डोनेशन है सर इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन कर रहे हो आप तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा बोलो पहले तो ये बताओ सेक्शन क्या है 80 GGB 80 GGB सर वेरी गुड सर 80 GGB ये 80 GGB का पार्ट पेमेंट ऑफ 50,000 बाय चेक टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय एन इंडियन कंपनी ठीक है जितना दोगे उतना मिलेगा लेकिन कैश में दोगे तो नहीं मिलेगा है ना जितना पेमेंट करोगे उतना रिडक्शन ले सकते बट कैश में दोगे तो नहीं मिलेगा कैश डिडक्शन अलाउड नहीं कैश पेमेंट करने से नहीं मिलेगा अमाउंट पेड बाय एन इंडियन कंपनी टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट is eligible for deduction under section 80 GGB from GTI since such payment is made otherwise than by way of cash ठीक है बस इतनी सी बात है सर अच्छा खासा था हाँ सर अच्छा खासा ये होता है इसको क्या बोलेंगे सब ना केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन बोलो या प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन ठीक है दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर कॉल्ड प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रोविजन पता होगा तभी जवाब दे पाओगे नहीं बस हाँ ना में जवाब नहीं होता ठीक है आपको पूरा पूरी लिखना पड़ता है क्यों है क्यों ना अगर एग्जाम में जैसे मानो सीए में एग्जाम में नॉर्मली फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का देता है तो फिर इन दैट केस जस्ट पुट करो सेक्शन को नो इशू ठीक है और अगर आपको एक्सप्लेन करने को बोल रहे तो एक्सप्लेन करो अगर एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे तो कोई बात नहीं तब आप नॉर्मल नॉलेज के हिसाब से जब बोल रहे हो उससे करो बट जहां पर एक्सप्लेनेशन मांगेगा तो देना पड़ेगा कि सर ये एक क्वेश्चन सामने दिख रहा है पता नहीं क्वेश्चन क्या है चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है बेसिकली एक जीटीआई रिलेटेड क्वेश्चन यानी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ हिसाब दिया है और आपको बताना है कि डिडक्शन क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह ठीक है तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो तो सही उसके बाद में जवाब देने की कोशिश करेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर चतुर्वेदी चतुर्वेदी कौन तो चतुर्वेदी इंडिया का रेसिडेंट है इंडिया का ही है सर सिंपल बात है इन्होंने कितना इनकम किया चतुर्वेदी ने सर चतुर्वेदी 8,18,240 रुपीज कमाया इनकम से which include long term capital gain of 2,45,000 taxable under section 112 taxable under section 112 and short term capital gain of 58,000 long term capital gain 112 and short term capital gain 58,000 the gross total लॉन्ग टर्म में 112 बोला शॉर्ट टर्म में कोई 111 नहीं बोला इसका मतलब वो नॉर्मल स्लैब में आ जाए अगर शॉर्ट टर्म 111 ही होता है ना 111 ही बोलता तो उसका अलग होता है कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़े हो लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई सेक्शन 111 है ऐसा नहीं बोला इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल जो टैक्स स्लैब रेट है उसके अंदर है तो 112 में लॉन्ग टर्म में आपका इनकम बताया 2,45 और 100 देखो सर ये जो 112 111
ठीक है 112 ए, ये सब जो चीजें हैं ये हम लोग कैपिटल गेन में पढ़े। तो अगर बाई चांस आपको याद नहीं है या भूल गए तो कैपिटल गेन को क्या करें, कैपिटल गेन को কি করবো রিভাইজ করবো তাই তো, ভুলে গেলে কি করতে হয় রিভাইজ করতে হয়, রিভাइज करो सर रिवाइज। सर रिवाइज कैसे होगा, सर आप एग्जाम लो हम लोग रिवाइज करें, तो आप लोग एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ फिर, कैपिटल गेन में एग्जाम, चलो मैं बोल दिया, ठीक है आफ्टर काली पूजा, ठीक है काली पूजा दिवाली के बाद कैपिटल गेन में एक टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ, शॉर्टकट नहीं, कैपिटल गेन रेडी होगा आपको। द ग्रॉस टोटल इनकम ऑल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम ऑफ रुपीज 12,000। जीटीआई में क्या है सर, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक डिपॉजिट 12,000 का एंड 40,000 इंटरेस्ट ऑन एफडी, ठीक है 40,000 इंटरेस्ट ऑन एफडी। has invested public provident fund 1,20,000 and also paid a medical insurance premium 51,000. Mr. Chaturvedi also contributed 50,000 to public charitable trust eligible for deduction. यानी public charitable trust है जो कि 80G के तहत डिडक्शन अवेलेबल कर सकता है, मैंने गवर्नमेंट अप्रूवल है, मैंने गवर्नमेंट अप्रूवल इज देयर by way of an account paycheck. Compute the total income and tax thereon of Mr. Chaturvedi who is 70 years old. 70 साल के हैं सर, यानी सीनियर सिटीजन, वेरी गुड, ये आइडेंटिफाई करना, ये सीनियर सिटीजन है, ठीक है तो चतुर्वेदी जी सीनियर सिटीजन। तब मैंने जब हम लोग टैक्स कैलकुलेशन ईयर एंड जब 22-23 के एंड पे मैंने ये स्टार्ट हुआ सर 1 अप्रैल 2022 को और एंड हुआ 31 मार्च 2023 को, दिस द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर के एंड पे उनका एज 70 साल हो गया है। इग्नोर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 पीएस, 115 को इग्नोर क्यों करना है, क्योंकि 115 में डिस्काउंटेड रेट ऑफ टैक्सेशन, और वो डिस्काउंटेड रेट ऑफ टैक्सेशन को इग्नोर करना है, यानी एक्चुअली ये करंट टैक्स प्रोविजंस है, जो प्रोविजंस काफी लोग अवेल कर रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पर रेगुलर प्रोविजंस मानेंगे, मैंने ट्रेडिशनल जो परसेंटेज है उसको लेंगे, 115 पीएससी का डिस्काउंट रेट अवेल नहीं कर, क्वेश्चन बोल दिए तो फिर उसी को मानेंगे, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए और आप उनको कंसल्टेंसी दे रहे हो या फिर आपका क्लाइंट है, सबसे बेस्ट है कि आपका क्लाइंट है, तो आप उनको क्या सजेशन दो। सबसे पहले मिस्टर चतुर्वेदी को बोलो कि ठीक है सर आप आ जाओ, आपका कैलकुलेशन करते हैं, तो ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इंक्लूड करके यहाँ पर बोला है, क्वेश्चन में बोला है 8,18,240 which include लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो 8,18,240 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का अलग टैक्स रेट चलता है 20%, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को यहाँ पर अलग कर देंगे 2,45,000, तो फिर विदाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका इनकम कितना मिल रहा है चतुर्वेदी जी का, 5,73,240, ठीक है। अब चैप्टर 6 से देखें, इस चैप्टर 6 के तहत चतुर्वेदी जी को क्या क्या डिडक्शन मिल सकते, तो 80C में पब्लिक प्रोविडेंट फंड डिपोजिट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितना जमा किया था चतुर्वेदी जी ने, 1,20,000 सर ले सकता है क्योंकि 1.5 लाख तक अवेलेबल हो सकता है, तो 1,20,000 तो चलेगा। अच्छा 80D मैंने उन्होंने मेडिकल प्रीमियम भी भरा था ना, 50 था नहीं, 50 नहीं 51 है ना, तो 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस 51,000 उन्होंने भरा है, लेकिन अलाउड कितना, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000, नॉन सीनियर के लिए 25, ठीक है, तो 50,000 अलाउड, रिडक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू 50,000 सिंस मिस्टर चतुर्वेदी इज सीनियर सिटीजन, तो ये 50,000 भी लेस हो जाए इनकम में से, ठीक है। अच्छा और क्या हुआ सर, इन्होंने एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को पे किया, इन्होंने एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को पे किया था, कितना पे किया था, कहाँ चला गया, 50,000। अब पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को जब पे किया जाता है 80G के तहत,
तो उसका हिसाब क्या होगा? चलो देखो, इसका हिसाब ऐसा है सर, इसका वर्किंग नोट देखिए सर, कंप्यूटेशन ऑफ रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छोड़ के आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना है सर? ऑलरेडी पता है आपको, 5,72,240। इसमें से आप माइनस कर दो रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80D एंड 80TT। 80C माने पीपीएफ का खर्चा, 80D माने मेडिकल इंश्योरेंस का, और 80TT भी सेविंग्स का। सेविंग्स में भी आपका पैसा है ना, ये रहा। माने सिंपल बात है सर, 1,20,000 मेरा 80C है, 50,000 इज माई 80D, ठीक है, माने 1,70,000, ठीक है जी, 1,70,000। और मेरा सेविंग्स अकाउंट में देखो कितना है, सेविंग्स और एफडी दोनों मिला के कत হচ্ছে 12,000 फ्रॉम सेविंग्स बैंक एंड 40,000 इंटरेस्ट इन एफडी, ठीक है। तो टीटीबी के तहत इनका हिसाब बन जाएगा सर 2,20,000। ये देखो 2,20,000 आएगा सर। कैसे आया 2,20,000 बोलो तो? 1,20,50 কত 1,70,000 আর 1,70,000 আর টিটিপিতে কত হচ্ছে 40 আর ওদিকে 52,000 হচ্ছে, তাই তো? কিন্তু ম্যাক্সিমাম অ্যালাউড আছে 50%। एक बार रूल भी आपको याद दिला देता हूँ, टीटीबी में अलाउड है मैक्सिमम ये लास्ट में पढ़े थे, लास्ट पॉलिसी एटीजी, एटीजीजी, जीजीबी, जीजीसी, जेजेजेडबलए, आरआरबी, टीटीए, टीटीबी। एक्चुअल इंटरेस्ट जितना आपको मिलेगा और 50,000 नीचे वेरिस। तो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बैंक से, सेविंग्स और एफडी मिला के 52 का, नीचे वेरिस लेस 52 बढ़ा कि 50 बढ़ा, लेस कौन सा 50,000 इज लेस। सो आपको अलाउड इतना करेगा 50,000 करेगा, ना कि 52,000 करेगा, ठीक है। आपको 52,000 करेगा नहीं, 50,000 तक करेगा, बिकॉज जो कम है वही आपको अवेलेबल होता है। तो बस इसी तरह से आप यहाँ पर डिडक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने 80G को कैलकुलेट करने का यही तरीका है कि 5,73,240 जो कैपिटल गेन के बिना आपका जीटीआई है, यहाँ से डिडक्शन जो आपको अवेलेबल हो रहा है 80C मैंने एज पर दिस क्वेश्चन 8 मैंने जो भी डिडक्शन अवेलेबल होगा ना वो सब माइनस कर, एज पर दिस क्वेश्चन 80C अवेलेबल होता है, इसमें आपको 1,20,000 मिल रहा है, 80D में आपको 50,000 अलाउड है, और 80TTB में भी आपको 50,000 मैक्सिमम अलाउड है। तो कुल मिला के आपका बन जा रहा है 2,20,000, कुल मिला के बन रहा है आपका 2,20,000। ये माइनस करने के बाद आपका इनकम बनता है 353,240, ठीक है। अब इसमें से इसका 10%, इसका 10% और जो कंट्रीब्यूशन आपने 80G में किया इनमें से जो लोअर होगा, समझ रहे हो सर? 353,240 का 10% कितना होता है? 35,324, और आपने कंट्रीब्यूशन कितना किया 50, दोनों में से लोअर कौन सा है 35,324, ठीक है। अब आपको कितना अवेलेबल होगा 35,324 का 50%, 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड। और ये कंट्रीब्यूशन मेड ऐसे कैलकुलेशन नहीं होगा इस तरह से, तो ऐसा नहीं कि जो भी है दे दो, ये थोड़ा ट्रिकी है सर 80G, याद रखना ना, ट्रिकियर साइड में सर, इतना डायरेक्ट नहीं है। क्या करना है सर, जो भी आपका ग्रॉस टोटल इनकम होगा उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह को एक्सक्लूड करना, ठीक है। मैंने बेसिकली जो कैपिटल गेन का टैक्स रेट अलग होता है उसको अलग करना। शॉर्ट टर्म भी यहाँ पर था पर अलग क्यों नहीं किए, क्योंकि शॉर्ट टर्म नॉर्मल स्लैब के अंदर आता है, अगर किसी का भी टैक्स रेट अलग होता है उसको अलग करें। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग करें, फिर वहां से रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80TTB को जो भी डिडक्शन को मिल रहा है उसे माइनस, जो अमाउंट बनेगा
उसका 10% करना और कंट्रीब्यूशन मेड को देखना, जो कम रहेगा उसे लेना, और जो आपका बन रहा है अल्टीमेटली फाइनल उसका 50% अवेलेबल। तो 17662 एक्चुअली आपका डिडक्शन अवेलेबल होगा थ्रू 80G। ये सवाल पूछते कर लो कि यहाँ नील बोले सर, Yes, sir. हो जाएगा सर ऋषभ दीपा। Yes, sir. Yes, sir. 17662 ये आपका रिडक्शन होगा 80 GGB। अच्छा 80 TTB आपको पता है, सेविंग्स ऑन एफडी एंड नॉर्मल सेविंग्स जो है बैंक में, ये ज्यादातर केस में उनको मिलता है जो ओल्ड एज के होते हैं, और अगर कोई टीटीए के तहत भी होता है जो नॉर्मल बिलो सीनियर होते हैं ना, मतलब 60 के नीचे होते हैं, उनका सिर्फ सेविंग्स का मिलता है, एफडी का नहीं मिलता। एफडी इंटरेस्ट इनको डिडक्शन पे नहीं मिलता, सीनियर सिटीजन को मिलता है, लेकिन वही लिमिट है, दोनों मिला के मैक्सिमम 50। तो जो भी डिडक्शन मिलना था ले लिया, 80G आ गया, 80 TTB भी आ गया, और 80C भी हो गया। तो सब कुछ माइनस करने के बाद सर, और 80D भी हो गया, सब माइनस करने के बाद आपका इनकम क्या बना, 2,37,662। 2,37,662 नहीं, 2,37,662 क्या बना सर, एक सेकंड, 5,73,000। अच्छा ये टोटल करके 2,37,000, सॉरी 1,20,50, 17,662 एंड 50,000, इसका टोटल है 2,37,662। फिर यहाँ से ये जो टोटल हुआ डिडक्शन का टोटल, इनको टोटल से माइनस करो, तो 5,73,240, यहाँ से माइनस करो 2,37,662। ठीक है, तो आपका बनेगा टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल क्यों अलग है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल का टैक्स रेट अलग है, इसीलिए। तो 335,570 टोटल इनकम इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म क्या होगा, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म को इंक्लूड कर दोगे, जो आप क्वेश्चन में बोला हुआ था 2,45,000 का, यानी इसमें अगर आप 2,45,000 ऐड कर दोगे तो आपका ये वैल्यू है, करके देखो आ रहा है क्या, अच्छे चेक तो करें कितना होगा सर, 335,578 प्लस 335,578 प्लस 2,45,000, सही तो 5,80,578, ठीक है, 580,570। अब इसको राउंड अप करो, राउंड अप मैंने नियरेस्ट जो होल नंबर है उसमें ला दो, तो ये 78,580 हो जाएगा, 580,580, ये राउंड ऑफ करना पड़ता है। इनकम टैक्स इसका राउंड ऑफ का एक अलग से बोला है, तो टोटल इनकम बता देंगे राउंड ऑफ के बारे में क्या रूल है आगे बढ़ो। तो टोटल इनकम हो गया, राउंड ऑफ करके ये हो गया आपका। अब क्या करना है सर, आप एक सिंपल से हिसाब करो कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,45,000 का, इसका रेट अलग है ना 20% का, तो ये अलग करके निकालो। तो 2,45,000 का 20% करोगे तो आपका टैक्स बनेगा 49,000। तो बैलेंस जो अमाउंट है मैंने दिस अमाउंट, इसको स्लैब में करना है, इसको स्लैब में करना है। 3,35,580 में स्लैब आएगा, स्लैब माने वही स्लैब वाइज जो हम लोग रिटर्न टैक्स कैलकुलेट करते हैं, माने अप टू 2,50,000 तक नहीं होता है ना नॉर्मली, हाँ, बट इनके केस में अप टू कितना होगा, 3 लाख। क्यों, सीनियर सिटीजन, वेरी गुड सर, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है तो आप तो 3 लाख नहीं है, तो 3 लाख तो नहीं लग रहा है, तो अप टू 3 लाख नहीं, फिर 3 लाख से ज्यादा कितना कमाए, 3 लाख टू 335,580, मैंने तुमने एक्स्ट्रा कमा लिया 35,580, कितना रेट लगेगा इसमें, 5%। 35,580 का 5% करो,
कोई बॉल को मतलब से 1779 1779 আসছে ठीक है मैंने 3,35,580 तक के ऊपर आपका टैक्स बन रहा है सर 1779 ठीक है और 2,45,000 के ऊपर फ्लैट 20%। तो दोनों मिला के आपका बन रहा है सर 50,779 दोनों मिला के बन रहा है 50,777 इसके ऊपर क्या लगेगा सर एजुकेशन एंड हेल्थ सेस एजुकेशन एंड हेल्थ सेस इसके ऊपर लगेगा 5779 का 4% 5779 का 4% तो कितना बनेगा 2039 करके देंगे 5779 इंटू 4% 2031 টাকা হলো 2031 तो 5779 प्लस 2031 মানে 52,817 दिस इज योर टैक्स रेवेन्यू दिस इज योर टैक्स रेवेन्यू কোথায় 8 লাখ টাকা কামিয়েছিলি সেখান থেকে কোথায় নেমে গেল আর আলটিমেटली 52,810 টাকা সরকারের ঘরে জমা করতে गवर्नमेंट के घर में कितना देना पड़ेगा ओनली 52,810 सारा डिडक्शन अवेलेबल करने के हो जाएगा जी सर समझ में आया सबको नील Yes, डिडक्शन का यूज कैसे करना है ऋषभ प्रिया ओके इसी तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि करना क्या है और कहना क्या चाहते हैं चलो और एक क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए फिर और भी मैं क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा ना आप लोग प्लीज घर में वैसे प्रैक्टिस करो ठीक है और दो क्वेश्चन करो तो मिस्टर राजमोहन कौन है मिस्टर राजमोहन इन्होंने भी अपना ग्रॉस टोटल इनकम आपको शेयर किया 6,40,000 का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फाउंडेशन योर की फॉलोइंग इंफॉर्मेशन साथ में कुछ और भी डेटा दिया है दिया है कि सर स्टैम्प ड्यूटी पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस एक रेजिडेंशियल घर खरीदा सर जिसमें गवर्नमेंट के घर में सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है 50,000 सरकार को दिया 50,000 गवर्नमेंट के घर में जमा किया ऑन बिहाफ ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ठीक है ये सरकारी रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है सिर्फ कभी भी कोई बिल्डिंग लैंड लेने के टाइम और मैंने आपको स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया पीजीपीपी में कैपिटल गेन पे आदर्श सोर्स में है ना नहीं आदर्श सोर्स में नहीं पीजीपीपी एंड कैपिटल गेन में मेनली अच्छा 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट माने पोस्ट ऑफिस में एफडी जो होता है ना उसे पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट कहते हैं ठीक है सर पोस्ट ऑफिस में जो चीज एफडी होता है उसे पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट कहते हैं 20,000 एक्चुअली एफडी का दूसरा नाम है टाइम काफी लोगों को पता नहीं है नॉलेज टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में एफडी नहीं बोलता टाइम डिपॉजिट बोलता है डोनेशन को रिकॉग्नाइज चैरिटेबल ट्रस्ट रिकॉग्नाइज्ड है तो प्रॉब्लम नहीं है डिडक्शन अवेलेबल हो सकता है 20 फैक्टर्स इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन टैक्सेशन एटीजी लेकिन एटीजी का हिसाब पता है ना कैसे करना है एट द एप्लीकेबल रेट इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ स्पाउस यानी हस्बैंड ने वाइफ के लिए राजमोहन जी ने लिया ना अपने मिसेस के लिए ही लिया होगा पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजमोहन for the assessment year 23-24 assuming that he has not opted for section 1 सर 115 बीएससी हमेशा बोलता है 115 नहीं करो तो फिर कब करो
तो इसके बाद ना हम लोग टोटल इनकम का चैप्टर करेंगे, तो इसमें 115 बीएससी का कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। तो सर ये रहा क्वेश्चन, अब सोल्यूशन के लिए बढ़ना है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या सेक्शन अवेलेबल हो पाएगा। जीटीआई दिया है सर 640 का, डिडक्शन क्या अवेलेबल हो पाएगा वो देख लेते हैं। तो 80C में स्टैम्प ड्यूटी पेड आ जाएगा, रेजिडेंशियल हाउस के लिए स्टैम्प ड्यूटी 80C का पार्ट है, और 5 ईयर पोस्ट ऑफिस डिपोजिट है ना, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस डिपोजिट है ना, ये भी 80C का पार्ट है। तो 50,000 और 20,000 मिला के 70,000। अच्छा इनका एज कितना है, कुछ बोला है क्या? एज अगर कुछ नहीं बोलेगा, राजमोहन का एज नहीं बोला, तो इफ एज इज साइलेंट तो क्या मानेंगे, अबव 60 मानेंगे कि बिलो 60 मानेंगे? बिलो 60। इफ एज इज साइलेंट इन द क्वेश्चन, तो डोंट यूज योर प्रीसियस ब्रेन, कि बोला नहीं तो बुढ़ा बना देंगे, ठीक है, बोला नहीं तो बुढ़ा नहीं मानेंगे। ऐसे वर्ल्ड का सबसे यूथफुल कंट्री कौन सा है? इंडिया। यहाँ 65 प्लस एज में सिर्फ 8% लोग जिनका एज 65 के लोग, 65 के ऊपर जाने से लोगों को बुढ़ा माना जाता है, और उसके नीचे यूथ ही माना जाता है। 60 भी सीनियर सिटीजन का पार्ट है, बट गवर्नमेंट जो पॉपुलेशन डेटा निकालते हैं उसमें बोलते हैं 65 तक नॉर्मली आजकल रिटायरमेंट डेट आ गया, अप टू 65 तक, इसलिए गवर्नमेंट का मानना है कि 65 के बाद बूढ़ा है, 65 के नीचे ही है। लेकिन इनकम टैक्स 60 को ही बूढ़ा मानते हैं। इसके लिए काफी कंट्रोवर्सी है कि 60 माने कि 65 माने, चलो वाले। ओके, तो 80C में सर इधर 50,000 हो गया स्टैम्प ड्यूटी का, और 5 ईयर टाइम डिपोजिट का हो गया 20,000, तो इधर हो गया 70। 80E अपनी बीवी के लिए हायर एजुकेशन लोन लिया ना, तो इंटरेस्ट लेंगे ना सर, कितना इंटरेस्ट दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन 10,000, तो मिल जाएगा सर। तो ये मिलेगा डिडक्शन 80E के तहत। और 80G का तो पता है आपको, डोनेशन टू रिकॉग्नाइजेबल चैरिटेबल ट्रस्ट 25,000 पे किया, 25,000 पे किया है, इसका 50% डायरेक्टली ले लें। सर ऐसा क्यों? देखो नॉर्मली क्या होता है, इन केस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G in respect of donation to a charitable trust, the net qualifying amount has to be restricted to 10% of the adjusted total income. अभी कुछ देर पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें एडजस्टेड टोटल इनकम नहीं करवाया था, तो दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, एक्सेप्ट 80G, मैंने 80G छोड़ के बाकी जो भी डिडक्शन अवेलेबल होगा ग्रॉस टोटल इनकम से उसको माइनस करना है, फिर उसका 10% करना है और कंट्रीब्यूशन देखना है, इस तरह से। तो एडजस्टेड टोटल इनकम हमारे केस में क्या है, 5,60,000 टोटल इनकम था, सॉरी 6,40,000 जीटीआई था, है ना सर। डिडक्शन कितना है, डिडक्शन कितना है 50, इधर 20 और इधर 10, तो टोटल 80 का डिडक्शन है ना। मैंने 80G छोड़ के, एक्सेप्ट 80G डिडक्शन कितना 80 का, तो 6,40,000 से 80 माइनस करो, तो 6,40,000 से जब आप 80 माइनस करोगे तो आपका बनेगा 5,60,000। 5,60,000 का 10% करो तो आपका बनेगा 56,000। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 25,000, whichever is लोअर, तो कौन सा लेना है 25,000, इसका 50% कितना होता है 12,500। एनी डाउट सर किसी को? प्रिया, नील, ऋषभ, सिपाया, एनी डाउट सर? 80G कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? अरे ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुझे समझ में कैसा है? कुछ नहीं बोल रहे हो मतलब क्या मान, समझ जी गए? सर। ओके सर, 12,500, 25 का 50,000, 50%। मैंने कोई सोचेगा कि सर यहाँ पर तो एडजस्टेड टोटल इनकम किया ही नहीं, नहीं सर ऐसा बात नहीं है। एडजस्टेड टोटल इनकम भी करोगे तो भी 25 का ही 50% लिया जाता है। पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, व्हिचएवर इज लोअर समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कैलकुलेशन दिखाना पड़ा। यहाँ पर भी दिखा देते, यहाँ पर भी दिखा देते, नोट बोलो जो मैंने अभी आपको
कैलकुलेशन दिखाया ना अभी, तो नोट बोल के दिखा देना कैसे आता। तो आ गया सर, 6,40,000 से बाकी डिडक्शन माइनस करो, ये वाला ये वाला। हाँ हाँ, এমনি কি বোঝা যাচ্ছে বুঝলাম না। হ্যাঁ সেটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তবু এটা দিতে হবে, নোটটা টাইপ দিতে হবে। বোঝা যাচ্ছে না যে তুই বুঝেছিস, এক্সামিনারকে বোঝাতে হবে কি আমি বুঝি। ওহো, তাহলে তো, তাহলে একটা কাজ করতে হবে, কোশ্চেন গুলো দিয়ে এক্সামিনারকে লিখে দিতে হবে, এগুলো পড়ে সব এমনি বোঝা যাচ্ছে, আপনি তো সবই জানেন, তাহলে আমার মার্কসটা বসিয়ে দেবেন। হ্যাঁ? না, করতে হবে, স্পিড বাড়াতে হবে। ইউ হ্যাভ টু শো, यू हैव टू शो। नोट देना पड़ेगा सर, जहां नोट देना है वहां वर्किंग नोट देना पड़ेगा। योर वर्किंग नोट इज पार्ट ऑफ योर आंसर, ये कोई रफ नहीं है। ऐसे भी तो हो सकता है कि तुमने किसी का देख के छाप दिया। देखो सर, आप लोग चार्टर्ड एग्जाम देने जाते हो, हम लोग सीएमए का एग्जाम देने जाते हो, सीएस के एग्जाम देने के लिए जाते हो, आप लोग नॉर्मल बीकॉम का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। एग्जामिनर आपका आंसर मैच करेगा और कोट कर देगा, वहां पर क्या करता है ना, आंसर देख के मार्क्स दे देगा। यहाँ पर नहीं करेगा सर, यहाँ पर स्टेप चेक करेगा कि आप कैसे सॉल्व किए। अच्छा, सॉल्यूशन ऐसे नहीं कि सॉल्यूशन कैसे किया वो भी नहीं, सोल्यूशन जैसे करना चाहिए वैसे किया कि नहीं, जैसे वर्किंग नोट देना है तो दिया कि नहीं, पेपर के ऊपर लिखा रहता है यार वर्किंग नोट इज पार्ट ऑफ योर आंसर। और वर्किंग नोट को भी इतना फ्रेश नहीं करना चाहिए ताकि एग्जामिनर को इजीली समझ में, मैंने ऐसा नहीं कि रफ वर्क है मैं अपने लिए किया, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं सर कि रफ वर्क है मैं अपने लिए किया, रफ नहीं है वो वर्किंग है। और जिसका भी वर्किंग करोगे उसका वर्किंग मेंशन कर देना फॉर्मेट के अंदर, और वर्किंग को एकदम फ्रेश करना, कोई रफ नहीं कि मैं मेरे लिए किया, नहीं, तुम्हारे लिए नहीं था, वो एग्जामिनर के लिए ही था। तो टोटल इनकम कत होगा, 547,500 किसे हुआ, यहाँ से इसको माइनस कर, ये कैसे है 92,500, 70 + 10 + 12,000, मैंने डिडक्शन अमाउंट से 80C 80E एंड 80G, तो 547,500 हो गया टोटल इनकम। यही पूछा था क्वेश्चन में, ही पूछा था। अब इसके ऊपर कंप्लीट ही टोटल इनकम होगा, टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछा था, करना चाहते तो कर सकते हो। अप टू 2,50,000 2.5 लाख क्या करेंगे, अप टू 2.5 लाख नहीं, ग्रेटर देन 2.5 to 5 लाख @5% कितना होगा 12,500, ग्रेटर देन 5 लाख टू 547,500 माने 47,500 টাকা বেশি, তাই তো, মানে 47,500 के ऊपर 20%, 47,500 ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसके ऊपर 20%, मैंने 47,500 इंटू 20% कितना होता है 47,500 इंटू 20%, 9,500, 9,500, तो 12,500 9,500 कितना होता है 12,500 9,500, 1000 5,000 10,000 22,000, ठीक तो 22,000, तो 22,000 इसके ऊपर 4% एजुकेशन एंड हेल्थ, 22,000 इंटू 4%, 22,000 इंटू 4%, 880 मैंने 22,880, 22,880 प्लस 880, दिस इज द टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये आपको सरकार के घर में देना होगा आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द डिडक्शन, एडजस्टिंग ऑल द
বুঝতে যাচ্ছে তো? আরে হ্যাঁ স্যার। टेन का क्या? तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। जहां नोट देना है नोट दो, जहां सम प्रोविजन लिखना है प्रोविजन लिख दो। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, इसे भी कर लो। Complete the eligible deduction under chapter 6A for assessment year 23-24 of Miss Roma. Roma ना? Roma या Roma जो भी हो। Roma. Age 40 years and below 60. Who has gross total income of 15 lakh for assessment year 23-24 and provides the following info about her investment and payment during the previous year 22 lakhs. तो रोमा आपके पास आया, आप कौन? टैक्स कंसल्टेंट। आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई मैंने, कौन बोल रहा है? रोमा बोल, मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। कब पॉलिसी लिया मैंने? 31 मार्च 2012। मैंने प्रीमियम भरा 35,000। पब्लिक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन किया सर 1.5 लाख का 22-23 में। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टू भारतीय महिला बैंक बैंगलोर 20,000 का। पेमेंट टू LIC पेंशन फंड 1,40,000 का। मेडिक्लेम पॉलिसी टेकन फॉर सेल्फ वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अपने लिए, वाइफ के लिए एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। तो ये 20 रोमा है, लेकिन इनका वाइफ कैसे हो? मिसेस रोमा, MS माने मिसेस रोमा। तो मिसेस रोमा उसका वाइफ, चलो कोई भी हो, बेसिकली Yes, sir. रिलेटिव। मिसेस रोमा को वाइफ दी है, ठीक है। आप इसको समझ लो सर, इसको मिस्टर नहीं मान के चलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि महिला के लिए कोई स्पेशल बात है, इसको मिस्टर मान लो सर, ठीक है। मेडिक्लेम पॉलिसी टेकन फॉर सेल्फ वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, प्रीमियम पेड बाय चेक 30,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है 52%, ठीक है। तो एज ए कंसल्टेंट आपको ये बताना होगा कि उनको कितना कितना रिडक्शन अवेलेबल हो सकता है, और एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन रिडक्शन अंडर 80C उनको मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने 35,000 पे किया ना, allowed in full since the same is within the limit of 20% of the sum assured, the policy being taken before 1/4/2012। एक्चुअली अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी 1/4/2012 से पहले का है, तो उसमें लिमिट लगाया गया है कि टोटल सम एश्योर्ड का 20% तक अलाउड हो सकता है। अगर कोई पॉलिसी 1/4/2012 के पहले का है, तो जो टोटल आपका सम एश्योर्ड होगा उसका 20% तक अलाउड है। तो सम एश्योर्ड क्वेश्चन में बोल दिया था 4,40,000, 4,40,000 का 20% कितना होता है? 8,000, 88,000 ना, 4,40,000 इंटू 20%, 88,000। जहां पर उसमें उसका प्रीमियम कितना है 35,000, तो पूरा मिलेगा। अगर 88,000 से ज्यादा होता तो मैक्सिमम 88 मिलता। समझ गए सर? क्योंकि 20% तक ही अलाउड करेगा। अगर कोई LIC इंश्योरेंस 1/4/12 के बाद लिया गया, सॉरी पहले लिया गया, अगर बाद में लिया गया तो उसका एक प्रोविजन डिटेल्स में है, मैं आपको सब दिखा दूँ। पहले क्वेश्चन था आपका। अच्छा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में कितना पेमेंट है उनका? 1.5 लाख मिलेगा सर। रिपेमेंट टू हाउसिंग लोन टू भारतीय महिला बैंक बैंगलोर 20,000 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1.5 लाख और हाउसिंग लोन भारतीय महिला बैंक बैंगलोर को 20,000, कुल मिला के हो जाए 2,05,000। लेकिन आपको सेक्शन 80CCC के तहत, सॉरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC फॉर पेमेंट टुवर्ड्स LIC पेंशन फंड, अच्छा एक सेकंड, मैंने एक्चुअली 80C में लिमिट कितना है? 80C में लिमिट कितना है? 1.5 लाख।
तो आपका हाउसिंग लोन और पीपीएल दोनों मिला के बन रहे 2,05,000, लेकिन आपको मिलेगा 1.5 लाख। और हाउसिंग लोन जो आप बैंक को पे कर रहे हो वो भी 80C में है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो आप 1.5 लाख दे रहे हो वो भी 80C में। तो दोनों मिला के बन रहे 2,05,000, बट आपको मिलेगा 1,50,000। और आपने जो LIC पेंशन फंड में दिया वो 80CCC का पार्ट है, वो 1,40,000 वो मिलेगा। लेकिन मजा का बात देखो सर, इधर 2,05,000 मैक्सिमम हुआ था, पर मैक्सिमम लिमिट लगा दिया 1.5 लाख का। लेकिन 80CCC में आपने 1,40,000 का LIC में पेंशन फंड में दिया, LIC पेंशन फंड में कुल मिला के आपका बन रहा है 2,90,000 का। लेकिन इंटरेस्टिंगली 80CCE आपको 80C और 80CCC मिला के 1.5 लाख ही मौका देता है। तो भले ही आपका यहाँ पर 2,05,000 का पेमेंट हो, जिसका मैक्सिमम 1.5 लाख, इधर 1,40,000 का, दोनों मिला के 2,90,000 का, पर 2,90,000 का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको 80C एज वेल एज 80CCC दोनों मिला के 1.5 लाख, दोनों मिला के 1.5 लाख। ठीक है सर। अच्छा, मेडिक्लेम पेमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा सर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना भरा? सेल्फ के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए पेमेंट पेड बाय चेक, चेक में पेमेंट किया 30,000। ठीक है, लेकिन इसमें अवेलेबल कितना होगा? अवेलेबल कितना होगा? पेमेंट टू मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000 पेमेंट किया, लेकिन अवेलेबल होगा 25 तक। 80D है ना, 25। और जो अपने माँ बाबा के लिए किया, पेरेंट्स के लिए, तो माँ बाबा के लिए करने से 50,000 तक होता है। पेमेंट आपने किया 52,000, लेकिन आपको मिलेगा 50,000, तो दोनों मिला के हो जाएगा 75। एलिजिबल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हो जाएगा, इधर 1.5 लाख और इधर 75, दोनों मिला के 2,25,000, दोनों मिला के 2,25,000। That's it. So this is how you must read all the provisions properly. तो जाके आप क्वेश्चन कर पाओ, এরকম আরো অনেক কোশ্চেন হতে পারে। পড়াতে বসবে কিনা শুধু অনেক অনেক ডিডাকশনের কোশ্চেন, কিন্তু আমি ওটা পাঁচে করেই ফেললাম। এবার আমি পুরো নোটসটাও দিয়ে দিচ্ছি, ইনস্টিটিউটের অন্য ম্যাথ থাকবে সেখান থেকে, ঠিক আছে, আমার নোটস থেকে, যেখান থেকে পারবি প্র্যাকটিস, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सर, नो इशू विद दैट। बट जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, आपको डिडक्शन पे प्रोविजंस पूरा A to Z होना चाहिए, और क्वेश्चन आंसर A to Z प्रैक्टिस, तो जाके देखना आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, और आप सारा क्वेश्चन का प्रॉपरली जवाब दे पाओ। सो आज का क्लास इतना ही है सर, थैंक यू, बाय सर। बाय सर। बाय सर। ऐसे बाय सर।